तो हम चाहते हैं कि लोक नीति, दैट इज लोगों के अनुसार जो राजनीति होनी चाहिए, वो आज की राजनीति के ऊपर अंकुश रखे। भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी ने जो स्लोगन दिया कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, वो बहुत पॉपुलर हो गया। कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार 100% गलत काम नहीं करती और 100% परफेक्ट काम भी नहीं करती। नमस्कार, ମୁଁ ରୋଜାଲିନ ୟୁଭିସିର ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି ବା ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତ ପୁରୁଖା ନେତା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସର ଆପଣ ଅତୀତରେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲା, ସେ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କଥା ହେଉ, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଅଭିଯାନର କଥା ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଅଭିଯାନର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଭିନର ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାଜନ। ଆସନ୍ତୁ ମହାଜନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। सब पहले नमस्ते, कैसे हैं? ठीक। आज तो भुवनेश्वर में बहुत अच्छा मौसम है। हाँ, मौसम 2-3 दिन से जी। सर, भारत जोड़ अभियान, पहले यात्रा का बात हुई थी, फिर न्याय यात्रा का बात हुई थी, अभी दूसरा एक नाम है भारत जोड़ अभियान। वास्तविक रूप में भारत जोड़ अभियान का उद्देश्य क्या है? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी 7 सितंबर 2023 को 22 को स्टार्ट किए थे कन्याकुमारी से जी, और कश्मीर तक करीब 4000 प्लस किलोमीटर पैदल, रोज अबाउट 22 to 25 किलोमीटर चले थे। करीब जनवरी का एंड में खत्म हुआ। तो उस यात्रा में 4-5 जगह मैं एक दिन के लिए गया था, ज़्यादा मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ। तो मैं एक दिन कर्नाटक में, एक दिन तेलंगाना में, एक दिन राजस्थान में, दिल्ली, और फिर जब पठानकोट एक दिन के लिए हिमाचल में थे, पठानकोट से उसके बाद कश्मीर में चले, जम्मू कश्मीर में। तो जैसे जैसे यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उसका बहुत फॉलोइंग बढ़ा। आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह। जब तक वो मध्य प्रदेश में पहुंचा तो लाखों लोग साथ में लग गए थे। दिल्ली में भी लाखों लोग थे, पंजाब और तो मुझे लगा कि ये यात्रा जब खत्म हो जाएगी तो लोग इस यात्रा के बारे में सिर्फ एक दूसरे का सेल्फी दिखाएंगे कि देखो मैं राहुल गांधी के साथ वॉक किया या इतना भीड़ था, और कोई उसका मैसेज क्या है ये भूल जाएंगे। अच्छा। तो उसको मैसेज को थोड़ा परमानेंट करने के लिए, और मैसेज क्या था, भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे देश में एक राजनीति में परिवर्तन आ गया था, स्वतंत्रता संग्राम की राजनीति जो थी, जिसके बाद हमारा संविधान बना, जिससे हमें संविधान के जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 4 जो है हमारे फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बोलता हूँ। और इसके बेसिस पे हमारा संविधान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज हैं, उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, और फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा का सारा ढांचा जो है 2014 के बाद धीरे धीरे क्वेश्चन हो रहा था। तो उससे एक, और उसको जो अपोज करते थे उनको तरह से डराया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था, उनके अगेंस्ट केस हो रहा था। तो एक तो भय की राजनीति हो गई थी, और दूसरा पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के अगेंस्ट बहुत हेटेड हुआ, और माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस के अगेंस्ट भी हुआ। तो एक घृणा की राजनीति भी होने लगी, और उसी तरह दलित और
महिलाओं के प्रति भी अलग अलग एटीट्यूड, जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो देखने को मिला। और वो ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड था, है ना। प्लस मीडिया में कोई भी कुछ बोलता तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेते थे, यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी कुछ बोलता उसके अगेंस्ट एक्शन लेते थे, कोई भी कुछ इनका अगेंस्ट बोलता तो उसको देशद्रोही बोलते थे, जैसे कि देश प्रेम केवल इनका मोनोपोली हो गया जी। तो राहुल गांधी की यात्रा जो है उससे जो भय और घृणा, इन दोनों से काफी ये छुटकारा यात्रा मिला। 2026 में भी चुनावी जो रिजल्ट है उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है सब कि जितने जी, राजनीति जी। विशेषज्ञ भी ये भी बात मानते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी ये बात मानते जी। हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा, शायद इसी का कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन आया है जिसको जी। दिखा गया है। ये उसका कारण ये है कि जो आम जनता थी वो कुछ कहना चाहती थी और उनको सुनने वाला कोई नहीं था। उनको एक तो डर बैठा दिया गया था और उनको आपस में बात करने से हटा दिया गया था। तो भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी ने जो स्लोगन दिया कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, वो बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि लोगों के दिल में वो बात लगी कि ठीक है, हमें आपसी प्रेम से रहना चाहिए, सद्भावना से रहना चाहिए। तो हमने जब पहला यात्रा जब समाप्त हो गया था उसका एक सप्ताह बाद 6 फरवरी 2023 को करीब 500 लोग जो यात्रा में अलग अलग जगह शामिल हुए थे वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिले और हमने भारत जोड़ो अभियान स्टार्ट किया। और उस 500 लोग में श्री योगेंद्र यादव और मुझे नेशनल कन्वीनर बनाया उन्होंने, और श्री अजीत झा हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। और इस अभियान में क्या सिर्फ कांग्रेस के लोग रहेंगे या फिर नहीं, पूरा तो जितने भी मैं खुद ही कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना ही श्री योगेंद्र यादव है ना ही अजीत झा है। हमारा नियम जो है भारत जोड़ो अभियान का कि अगर आप किसी भी पार्टी के एक्टिव वो हैं, ऑफिस बेरर या एक्टिव वर्कर हैं या टिकट सीकर हैं तो आप प्लीज भारत जोड़ो अभियान में मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन साथ ही साथ हम कोई नॉर्मल कोई सिटीजन ग्रुप या एनजीओ ग्रुप नहीं है जो कहता है कि हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमारे देश की राजनीति का ये पतन हो गया है कि अगर हम नागरिक लोग राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो वो और भी खराब हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि लोक नीति, दैट इज लोगों के अनुसार जो राजनीति होनी चाहिए वो आज की राजनीति के ऊपर अंकुश रखे। तो भारत जोड़ो अभियान जो है वो राजनीति, सब राजनीतिक दलों जो भी संविधान के मूल्य जो हमारी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में है उनको मानते हैं और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मानती है, वो जो भी पार्टी हो उनको हम सपोर्ट करेंगे और जो इनके अगेंस्ट काम करती है उनको हम अपोज करेंगे। तो आज इट सो हैपन्स के अभी कांग्रेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 1976 में जब इमरजेंसी था तो बहुत सारा हमारा जो साथी था उस समय यंगर था, वो लोग कांग्रेस को अपोज किया था। तो हमारा किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। आपको लगता है सर कि बीजेपी सरकार जो है ये वास्तविक रूप में कि देश की युवा हो या फिर रोजगार के क्षेत्र में हो, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बोले कि जैसे राहुल गांधी के सिर्फ यही विचारों से ही आप उनके साथ हैं, ना कि राजनीतिक दल में आप इन्वॉल्व नहीं हैं। बीजेपी इसके पूरी खिलाफ है, जबकि ये बताता है कि नहीं, हम शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे ज़्यादा सुधार लाए हैं, क्योंकि अभी बैठे बैठे भी 2046-47 का बात बोल ही लेते हैं। बहुत सारे स्टेट में देखेंगे, अभी वो नया उड़ीसा में, मेरे उड़ीसा में भी बीजेपी का सरकार आया है, वो भी अभी बोले हैं। नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार 100% गलत काम नहीं करती और 100% परफेक्ट काम भी नहीं करती, है ना। कांग्रेस की सरकारों ने इतने साल बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, बहुत सारे बुरे काम भी किए हैं और कई सारे काम हैं जो नहीं किए। इसी तरह भाजपा की सरकार पिछले 10 साल में
कई पॉलिसीज लाए, कई योजनाएं लाए, कई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो सबके सामने है। लेकिन एक तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ हमारा जो मुस्लिम सब पॉपुलेशन पिछड़े है रह जाते हैं। 20 करोड़ है, क्रिश्चियंस है 2 करोड़ के आसपास है, सिख है। जरा सा पंजाब में फार्मर्स एजिटेशन हुआ तो उनको सबको खालिस्तानी बोलना शुरू कर दिया। मुस्लिम्स बोलते तुम पाकिस्तान जाओ, क्रिश्चियंस को बोलते तुम सबको कन्वर्ट कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि जितना भी तबका है उनको सबको फील होता है कि हम सेकंड क्लास सिटीजन बन रहे हैं, है ना? तो आप ये नहीं कह सकते, एक तरफ बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा वेदों का सबसे अच्छा फिलॉसफी है कि नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट पूरा प्रकृति में, हाँ, पेड़ पौधा जीव जंतु इवन नदी नाला सब जो है हमारा कुटुंब है। इतना बड़ा थॉट, और फिर आप बोलते हैं कि तुम मुसलमान है तुम पाकिस्तान जाओ। एक ये बात। दूसरा, अगर आपका आइडिया कोई है विकास का और मेरा आइडिया कुछ और है, ठीक है, वी कैन हैव डिफरेंसेस, मतभेद रह सकता है। हाँ, है ना? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मेरा आइडिया आपसे अलग है तो इसलिए मैं अर्बन नक्सल हूँ या मैं देशद्रोही हूँ। अलग अलग हो सकता है। और फिर मेरे अगेंस्ट आप केस कर देंगे, सेडिशन का केस कर देंगे, वो यूएपीए का केस कर देंगे। कितने सारे एक्टिविस्ट को जेल में विदाउट ट्रायल रखा गया है, कितने साल हो गया, है ना? तो ये सब जो इनके जो एक्चुअल पॉलिसीज है, वो इनका जो विकास का काम है उसको बिल्कुल निगेट कर देते हैं। इनका इकोनॉमिक पॉलिसीज को बिल्कुल निगेट कर देते हैं। इनका फॉरेन पॉलिसी को में जो उपलब्धियां हैं उसको सबको निगेट कर देते हैं। अगर हम भारत का 142 करोड़ पॉपुलेशन में से अगर हम 25-30 करोड़ को बोले कि तुम तो हमारे यहाँ सिटीजन नहीं हो, तो क्या ये भारत कैसे जुड़ सकता है? आप लोगों का जो लड़ाई है इसके खिलाफ है, नहीं आपकी पॉलिटिकली कोई इश्यूज नहीं है या फिर दल से कोई मतलब नहीं है। और कल को अगर कोई और दल, मान लीजिए इंडिया ब्लॉक का कोई दल अगर इस तरह का बात करेगा तो हम उसको भी इसके खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल। जी सर, लेकिन आपका ये जो भारत जोड़ो अभियान है, उड़ीसा को लेके आपका कुछ इरादा है या फिर उड़ीसा के लिए आपका कुछ मैसेज रहेगा? नहीं, तो हम भारत जोड़ो अभियान जो है हम लोग फरवरी 23 में शुरू किया। उसके बाद हम करीब 20 स्टेट में हमारा साथी लोग स्थानीय भारत जोड़ो अभियान चैप्टर्स बनाया। उड़ीसा में भी मैं पिछला साल जुलाई में आया था और तब से ही यहाँ पे हमारे साथी कुछ काम कर रहे थे। अब जो है लोकसभा इलेक्शंस के बाद हम वही स्टेट्स पर दोबारा जा रहे हैं और थोड़ा और एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उड़ीसा में बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है ना, क्योंकि यहाँ पे बीजेडी सरकार जो 24 साल सरकार था, 24 साल के बाद वो अब एक बीजेपी बन गया, सिर्फ डी का पी हो गया, लेकिन बहुत बड़ा चेंज है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल करने आए, ऐसा नहीं है। हमारा वही एजेंडा है सब जगह कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन शुड बी respected and all government should work according to them and we citizens should force the government to work according to them। और उसके लिए हमें अगर कोर्ट्स में केस करना है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो करेंगे। एजिटेट करना है वो करेंगे, मीडिया में बोलना है वो करेंगे, और अगर उसके लिए सरकार हमको अरेस्ट करती है या कुछ और एक्शन लेती है तो वो भी हम फेस करेंगे। सर, आखिरी सवाल रहेगा, आजकल के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? यूथ कैसे जाने कि नहीं, सामने जो पॉलिटिकली लीडर जो बोल रहे हैं नकारा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे फ्लक्स बैक में देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कुछ है जो मीडिया भी दिखाया है, बाद में झूठ साबित हुआ है। इससे एक यूथ अपना पॉलिटिकली जो नेता है उसको कैसे चुनेगा कि नहीं ही इज बी राइट पर्सन फॉर मी? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा दैट एक तरफ जीडीपी ग्रोथ जी काफी ठीक चलता है ना? लोएस्ट भी 5.5 था, हाईएस्ट अभी तो ऑलमोस्ट 8% एक बार क्रॉस हो गया एक क्वार्टर में। इतना बड़ा इकोनॉमी के लिए ये ग्रोथ रेट अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसका पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट जो है वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। जो गरीब लोग हैं वो उनका
कोई फायदा नहीं हो रहा है, और 50 इयर्स में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट का अपना डेटा मैं बोल रहा हूँ, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, PLFS डेटा, उसको देख के आप देख सकते हैं कि 50 साल में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। और अगर आप एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का देखें तो कई स्टेट्स ऐसा है जहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज 25%, मतलब 1 in 4, और फीमेल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज 1 in 3, 34%। हाँ, मतलब आप पूरा स्कूल पढ़े, उसके बाद कॉलेज पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लिया, और फिर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है अगर आप ढूंढ रहे हैं। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ उन लेडीज के बारे में जो नहीं काम करना चाहती, जो एक्चुअल, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन होता है दोज हु आर सीकिंग वर्क बट आर नॉट गेटिंग, दोज हु आर नॉट सीकिंग वर्क, उसको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं गिना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा दूसरा, आर्थिक विषमता कितना फैल गया है। एक फैमिली एक शादी करता है, उसमें 5,000 करोड़ रुपीस खर्च करता है। आज का आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें नीति आयोग का अपना डेटा बोल रहा है कि गुजरात में, जिसको ये मॉडल स्टेट बोलते हैं, 40% चिल्ड्रन बिलो 5 आर अंडर वेट। नीति आयोग का अपना नेशनल डेटा। ये गुजरात मॉडल हम पूरा इंडिया पे लगाएंगे क्या? कुछ दिन इसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। कुछ दिन के बाद, आई थिंक कुछ सालों के बाद, शायद उड़ीसा भी मॉडल नंबर 1 हो सकता है। उड़ीसा मॉडल नंबर 1 तब बीजेपी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। नहीं, लेकिन उड़ीसा में देखिए आप, मैं तो उड़ीसा 1980 से आ रहा हूँ, और उड़ीसा का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट अच्छी तरह से जानता हूँ। मलकानगिरी से लेके बालासोर तक बहुत घुमा हूँ। तो ये जो है, उड़ीसा में बहुत प्रोग्रेस हुआ है, ऐसा बात नहीं कि प्रोग्रेस नहीं हुआ। हाँ, भुवनेश्वर को ही आप देख लीजिए कितना, अभी तो आईटी में उड़ीसा का डेवलपमेंट, भुवनेश्वर, कटक या पुरी, इसको देख के तो नहीं नकार सकते हैं। लेकिन अगर आप रूरल उड़ीसा में भी जाइए, कंपेयर टू 30 इयर्स अगो, बहुत चेंजेस हुआ है। चेंजेस तो और वो ऑल ओवर इंडिया हुआ है। जी है ना? जी। और उसपे ये कहना कि ये सब 2014 के बाद ही हुआ, वो गलत बात है। हाँ, 2014 के बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, उसके पहले भी कुछ इंप्रूवमेंट, है ना? ये नॉन हिस्टोरिकल बात है कि हमारे आने के बाद चंद्रयान, मंगलयान हो गया। अरे भैया, जब अगर तुम्बा में जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो बनाया था नेहरू जी के जमाने में 1956 में, वो नहीं होता तो आप आज कहाँ पहुंचते? हाँ, दिस इज लाइक सेइंग कि सैटेलाइट ऊपर पहुंच गया, फर्स्ट स्टेज रॉकेट, सेकंड स्टेज रॉकेट, थर्ड स्टेज रॉकेट को भूल जाओ, है ना? दैट्स नॉट हिस्टोरिकल। हम ये कह रहे हैं कि ठीक, आप सैटेलाइट को ऊपर पहुंचा है, बहुत खुशी की बात है, तालियां, लेकिन उसके पीछे जो हिस्ट्री है उसको डिनाई मत करो, है ना? तो तभी आप सबका साथ, सबका विकास कर सकते हैं ना। यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? यूथ के लिए मैसेज ये है कि एक तो यूथ को अपना अधिकार के बारे में तो जानकारी है, लेकिन साथ ही साथ यूथ को स्वावलंबी होने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो एक हमारे देश में फैला है कि सबको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, वो इम्पॉसिबल है। रिजर्वेशन को कैसे देखते हैं? ये रिजर्वेशन किस चीज़ में होता है? या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है, या गवर्नमेंट जॉब में, है ना? जब टोटल, अगर इंडिया में टोटल जॉब जो हैं 53 करोड़ लोग काम करते हैं, उसमें से 7% सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। उसमें से 7% में से ओनली हाफ आर विद गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, यानी 3.5%। हाँ, मुश्किल से करीब 2 करोड़ लोग भी नहीं है उसमें। गवर्नमेंट, सेक्रेटेरिएट, डिस्ट्रिक्ट्स प्लस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग रेलवेज, डिफेंस, वो सब गिन के उसमें आप रिजर्वेशन का बात कर रहे। लेकिन जब 93% ऑफ द इकोनॉमी जो है वो फॉर्मल सेक्टर में जा ही नहीं रहा है, और 58% हमारा जो लोग काम करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप बताइए आगे जाने का रास्ता क्या है? यूथ को अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लायक बनाना होगा। उसके लिए उनको स्किल्स चाहिए, उसके लिए उनको कैपिटल चाहिए, क्रेडिट बैंक से मिलना चाहिए, उसके लिए उनको इनपुट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कुछ मार्केटिंग में ट्रेनिंग चाहिए, वो सब देना चाहिए। वो सरकार का ड्यूटी है। IAS हर साल में 150 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, लेकिन
3 लाख लोग आईएएस में हाँ। बैठते हैं, क्या उसका फायदा है ना? सब तो नहीं बन सकते, जो नहीं बनते उनका क्या होना चाहिए? उनको भी तो कुछ जिंदगी बिताना है ना, सो दे शुड एम टू डू अदर थिंग्स। तो स्वावलंबी होना सबसे बड़ी बात। जरूरी है। और दूसरा है कि हमारे इवन रूरल यूथ जो है वो कृषि के अगेंस्ट हो गए। किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, कहते हैं इसलिए कि खेती प्रॉफिटेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को एमएसपी लागू करना चाहिए और जो तरीका उसके डेवलपमेंट ताकि एग्रीकल्चर बिकम्स ए रेम्यूनरेटिव राइट। प्रोफेशन, प्लस एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करके डाइवर्सिफाई करके आजकल प्रिसीजन एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग बहुत सारी चीजें आ गई। कई लोग तो आईटी कंपनीज में जॉब छोड़ के फार्मिंग कर रहे हैं, Right. और जो फार्मर का बेटा है वो जाके बैंगलोर में वो वेटर का नौकरी ढूंढता है। ऐसा तो गलत बात है ना। जी। तो हमारा जो यूथ है उनको अपना एग्रीकल्चर में और ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड है उसमें स्वावलंबी बन के काम करना जरूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप आपका महत्वपूर्ण वक्त हमें दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू।